मैथ्स में मेरे को 8 नंबर मिले थे, 08। 7th में एनुअल में सप्लीमेंट्री भी आ गया। बोले तुमसे लाइफ में कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। और यशवंत जी 9th क्लास में ही मैं स्कूल टॉपर बना। गरीबी कहते हैं बहुत कुछ सिखा देती है। गवर्नमेंट जॉब से लेकर के सब जगह मेरी नौकरी लगी थी और सबको मैं छोड़ करके एजुकेशन लाइन में आया। तुम गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहे हो, अकाउंट ऑफिसर हो, लोन पे कार मिल जाएगा, रहने का घर मिल जाएगा, 60 साल की सिक्योरिटी मिल जाएगी, पेंशन मिलेगा और तुम ये 4-6 बच्चों को बटोर के पढ़ाओगे। वो दिन था और आज का दिन है। अभी तक कम से कम 1000 से ज्यादा बच्चे CA में बन चुके हैं मेरे 20-25 सालों में। आज भी मैं बच्चों के ही बोलता हूँ कि सपने ऐसे देखो कि जिसको हकीकत में बदलो और उसके लिए मेहनत करो। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आज जिनका इंटरव्यू देखने वाले हैं, जिनकी कहानी जानने वाले हैं, शानदार शख्सियत है। मतलब आप सोचिए, जो बंदा 6वीं 7वीं 8वीं तक अपनी स्कूल में सबसे पीछे बैठा करता था और सबसे कम उस क्लास का छात्र हुआ करता, बहुत एवरेज से भी एवरेज। उसके बाद 9th 10th उस समय की बात है, तो उस समय तो वो बोर्ड हुआ करता था। उसके बाद टॉपर बने, टॉपर इतने बने कि उसके बाद उन्होंने एक ऐसी दुनिया तैयार कर ली जिसे आप कॉमर्स की दुनिया कहते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि कॉमर्स पढ़ना है तो चले आइए DSR। DSR का मतलब क्या है, इसके बारे में आपको पता चल ही गया होगा, थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। कहानी बहुत शानदार है, बहुत उतार बहुत चढ़ाव देखे हैं। उसके बाद भी आप इस स्टोरी में समझेंगे कि कैसे एक इंसान को डटे रहना चाहिए, बने रहना चाहिए, मैदान नहीं छोड़ना चाहिए और किस्मत कैसे बदलती है। इस स्टोरी में वो भी आपको सुनने और देखने को मिलेगा। ज़्यादा देर नहीं करते, ज़्यादा लाग लपेट नहीं करते, हमारे साथ में है डॉक्टर संतोष राय सर। सर नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार। नमस्कार, जय जोहार। बिल्कुल। और आपका परिचय बहुत शॉर्ट में दे दिया, शायद ये बहुत कम शब्द थे। आपके अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन की तो बहुत लंबी चौड़ी हो सकती थी, लेकिन भिलाइयंस जितना जानते हैं, छत्तीसगढ़ के जितना जानते हैं, वो काफ़ी है। और भी अभी जानेंगे बहुत सारी बातें। तो बहुत ज़्यादा सिंपल से करते सर, ज़्यादा लाग लपेट नहीं है। कैसा चल रहा है? एकदम बढ़िया, सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा है। और ये शब्द मैंने ले लिया है छत्तीसगढ़ से कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो हम लोग तो छत्तीसगढ़ में पैदा हुए, तो ऑटोमेटिक सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं शुरू से। भिलाई की कहानी, मतलब जब आप पैदा हुए, खुर्सीपार में पैदा हुए। हाँ, सेक्टर 9 हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ और कुर्सीपार में पढ़ाई लिखाई शुरू की। तो पढ़ाई कुछ समझ नहीं आई कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। क्लास 7 क्लास 1-2 साल उत्तर प्रदेश में भी गांव ले जाते थे, गांव में पढ़ा दिए। 7वीं क्लास से मैं यहाँ पढ़ना शुरू किया जी। तो कुर्सीपार में अंडा चौक के पास में एक स्कूल था। श्री राम चौक हो गया है। हाँ, श्री राम चौक हो गया। तो अंडा चौक के पास जो स्कूल था, वहां पे 7th क्लास में मेरा एडमिशन हुआ। कुछ 24 नंबर या कुछ ये स्कूल बोला करते थे। 7th क्लास में एडमिशन हुआ। मैं आपको बताऊं कि जब 7वीं में पढ़ना शुरू किया तो 3 सब्जेक्ट में मैं बहुत इंटेलिजेंट था। 3 सब्जेक्ट में? हाँ, 3 सब्जेक्ट। कौन कौन से सर? मैथ्स, इंग्लिश और साइंस। तीनों में हाफ ईयरली में फेल हो गया। अच्छा, जिसमें इंटेलिजेंट थे हाँ, तीनों में फेल हो गया। मैं मेरी इंटेलिजेंसी जो बताना चाह रहा हूँ उसको आप अप्रत्यक्ष रूप से समझे। तीनों में हाफ ईयरली में फेल। शुक्ला मैडम हुआ करती थी वहां पे, उनके पास ट्यूशन भी जाया करता था। हिंदी मीडियम स्कूल, हिंदी मीडियम मैं, और इंग्लिश तो सुभान अल्लाह कैसी थी, मैं आपको क्या बताऊं। ये इंग्लिश की 7th की एक कहानी बताऊंगा मैं आपको कि जब मैं 7th पढ़ता था तो इंग्लिश में शुक्ला मैडम ने 5 ऐसे रटवाया था। द पोस्टमैन, माई स्कूल, लाइफ ऑफ ग्रेट मैन, वंडर ऑफ साइंस, ऐसा करके 5 ऐसे और लेटर। उस ऐसे लेटर पे ही हम लोग पास फेल हुआ करते थे। अच्छा। क्वेश्चन तो बनते ही नहीं थे। अच्छा, अब ऐसे लिख के आ जाओ। हाँ, ऐसे लेटर बन गया तो ऐसे कुछ 15-20 नंबर के आते थे, लेटर 10 नंबर के आते थे, तो आधा पेपर का पिक्चर क्लियर, हिंदी मीडियम वाले। अब 7th क्लास की ये जो पूरी कहानी है, उसमें 7th क्लास में शुक्ला मैडम ने सिखाया मुझे कि बेटा माई स्कूल याद किए हो जी। माई स्कूल की जगह अवर स्कूल आए तो जहां जहां माई स्कूल है वहां वहां पे अवर स्कूल कर देना, यानी माई की जगह अवर लिखना है। चलो, अपन तो इंटेलिजेंट आदमी, एग्जामिनेशन में आ गया, परीक्षा में आ गया, यूअर स्कूल। मैडम ने सिखाया। हाँ, मैडम ने सिखाया माई की जगह अवर लिखना, आ गया यूअर स्कूल। मैं पूरा ऐसे लिख डाला, यूअर स्कूल नेम इज दिस, यूअर स्कूल 2 प्लेग्राउंड, यूअर स्कूल दिस दैट, हाँ इतने टीचर, सब यूअर लगा के लिख दिया। ये मेरा बेसिक इंटेलिजेंसी का लेवल है।
और इसके बाद की यात्रा में बताऊं कि मैथ्स में मेरे को 8 नंबर मिले थे, 08 100 में जी। तो जब सामने कॉपी ऐसे बढ़ाई गई, आप अपोजिट में थे। हाँ अपोजिट में था, तो मुझे दिखा 80। 80 कैसा मिल गया मेरे को। यानी आप ये सोचो कि मुझे ये तक नहीं पता था कि 08 के इधर लगता है कि इधर लगता है। ये 7th क्लास की स्टोरी है जी। स्टोरी थोड़ा सा और आगे, स्टोरी क्या है, सच्चाई है, ट्रू है। और कुर्सी पार में आज जो गौतम नगर बन गया है जी। कुर्सी पार में वहीं पे हम पीछे हमारा एक स्लम एरिया में झोपड़ा हुआ करता था, वहां से हमारी यात्रा शुरू हुई। वहीं पे मैं रहता था, वहीं से पैदल स्कूल जाया करता था। अब 8th क्लास हम लोग के समय बोर्ड होता था जी। तो 7th में एनुअल में सप्लीमेंट्री भी आ गया। मैथ्स में मैं फेल हो गया। फेल होने के बाद में स्पेशल ग्रेस देके मेरे को पास किया गया सप्लीमेंट्री के एग्जामिनेशन में भी। ये मेरा स्टडी का स्टैंडर्ड था। लेकिन मैं बाकी लोगों को ये भी बताना चाहूंगा साथ साथ में कि जब 8th क्लास में पहुंचा तो 8th क्लास में लाइफ ऑफ ग्रेट मैन का ऐसे आया था, यानी लाइफ ऑफ ग्रेट मैन, उसमें हम महात्मा गांधी का याद किए थे। इसके अलावा और बहुत सारे लेटर हमने याद किए थे। अब लाइफ ऑफ ग्रेट मैन की जगह पेपर में आ गया लाइफ ऑफ ग्रेट वुमेन। यशवंत जी, मैं बताऊं आपको कि जो हमारा लेवल था, लेवल के लोग भी थे, तो सामने एक सरस्वती करके लड़की, हम लोग चूंकि एक साथ ट्यूशन जाया करते थे, तो सरस्वती से मैं पूछा कि ये सरस्वती ये क्या लिखा है यार, हम लोग तो लाइफ ऑफ ग्रेट मैन पढ़े हैं। तो सरस्वती ने रिप्लाई किया कि अरे प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको काट दे, वो वोमेन नहीं है, मैन है। और इसका मैंने पूरा लाइफ ऑफ ग्रेट मैन लिख दिया, वोमेन की जगह। तो आप ये सोचो कि ये स्तर मेरा था। लेकिन यशवंत जी, साथ में ये भी ऐड करूंगा मैं आपको, इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, मतलब बदलाव, परिवर्तन। उसमें कई बार कहते हैं ना कि जब गाड़ी हम बहुत तेज चलाते रहते हैं और एकदम से बड़ा सा ब्रेकर आ जाता है, तो अगले कम से कम 50 किलोमीटर के लिए हम लोग सचेत हो जाते हैं। सिमिलरली मेरी लाइफ में 15 दिसंबर या 8 दिसंबर का डेट था जी। किसी ने ऐसा कहा कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुमसे कुछ नहीं होगा। बहुत बड़ा भी था सर। और वो डेट में बस इसलिए 8 दिसंबर 15 दिसंबर ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ कि 8 दिसंबर था कि 15, लेकिन आंखों में दोनों में से एक दिन था। बोले तुमसे लाइफ में कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। वो दिन था और आज का दिन है। डे बाय डे उस दिन से मैंने, अच्छा उनकी बातों को मैंने निगेटिव नहीं लिया। नॉर्मली लोग इरिटेटेड हो जाते हैं, हाँ चिढ़ जाते हैं, हाँ नाराज हो जाते हैं, बातचीत बंद कर देते हैं। लेकिन मैं उनको पॉजिटिव लिया कि अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा। और यशवंत जी बताऊंगा कि 9th क्लास आते आते जो 8th क्लास का बच्चा ले दे के 8th क्लास में पास हुआ था, 61% के आसपास था 8th में। उसमें भी जो इंग्लिश लाइफ ऑफ ग्रेट मैन वाली कहानी है, उसमें इंग्लिश में मेरे को 33 मिला था। वो बॉर्डर में थे, एकदम बॉर्डर में था कि इंग्लिश में अपन इंटेलिजेंट थे ही, अब हिंदी मीडियम स्टूडेंट। 9th में हम लोग सब्जेक्ट चेंज करते थे। अभी जैसे 11वीं में होता है, हाँ, 9th में हम लोग का MP बोर्ड हुआ करता था। 9th में मैंने सब्जेक्ट चेंज किया, तो लोगों ने बोला कि यार इंजीनियर बनना है। गया मैं और मैथ्स ले लिया। अब इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू। गिन के 7 या 8 दिन में मुझे लगा कि मेरे लिए नहीं है। और जो फ्रेंड सर्कल के लोग थे, दोस्ती वाले जो लोग थे, वो भी ये बोलना शुरू कर दिए कि मैथ्स लिया है, बायो लेने, डॉक्टर बनेगा। जैसे ही वो बोले कि डॉक्टर बनेगा, मेरे को एक डिस्पेंसरी दिखने लग गई, खांसी की दवा, बुखार की दवा, ऐसा करके डब्बे दिखने लग गए पूरे। तो मेरे को लगा कि ये बात सही है कि मेरे को डॉक्टर बनना है। प्रिंसिपल रूम में पहुंचा मैं। प्रिंसिपल सर हंस के किसी से बात कर रहे थे। जैसे ही मेरे को देखे, उनका चेहरा थोड़ा छोटा हो गया। ये काहे के लिए आया है? क्या सर लटकाया और धीरे से बोला कि सर मेरे को बायो लेना है। थोड़ा नाराज हुए कि पहली बार में तुमको सोचना चाहिए, तुम हर दिन आकर के हम लोग पास और भी काम होता है वगैरह वगैरह ऐसा बोले। लेकिन मुझे दुख कहीं नहीं लगा, उन्होंने मुझे बायो दे दिया। अच्छा, मैथ्स के बाद आप बायो ले लिया। अब बायो लेकर के मैं 14 दिन और पढ़ा। अच्छा, 6 दिन मैथ्स पढ़ चुके थे? 6 दिन मैथ्स पढ़ चुका था। अब डॉक्टर बनना था। दोस्ती वही, संगति। अब दोस्तों का एक सर्कल था, वो इकट्ठा होता था, हम लोग पतंग उड़ाया करते थे, कंची खेला करते थे। उसमें किसी दोस्त ने कहा कि संतोष, नया नया सब्जेक्ट आया है, कॉमर्स ले। अच्छा, उसमें एकदम ट्रेंडिंग में था सर, नया? हाँ, नया, मतलब ऐसा नया सब्जेक्ट बोलते थे। अब हाँ। लेवल जैसे दोस्त यार रहेंगे तो ऐसी बातचीत होती। नया सब्जेक्ट आया है और हिंदी में बोलते थे बही खाता।
हाँ एवं लेखाकर्म। तो बही खाता बोलने से मेरे को बड़ा लगता था दही खाता ऐसा करके मैं घूमता था। बोले कॉमर्स ले ले, अच्छा रहेगा, अब पूरा तेरे को ना तेरे हाथ में हिसाब किताब रहेगा, बैंक का मैनेजर बनेगा। हाँ। वो बच्चा बोला जैसे ही ना मेरी आंखों के सामने पूरा बैंक में नोट और पैसा रुपया सब दिखने लग गया। ये लगा कि अरे यार जितना पैसा चाहिए घर ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। 9th क्लास की बुद्धि, और वो आज से 40 साल पहले की बातें हैं तो और थोड़ा सा 30 साल पहले की बातें हैं तो और थोड़ा सा चेंज था जी। अब 9th क्लास में मैं फिर प्रिंसिपल रूम पहुंचा। यशवंत जी बता नहीं सकता, प्रिंसिपल सर जैसे ही मेरे को देखे उनके ऊपर न जाने क्या हुआ, क्या गिरा होगा। हाँ। कि ये फिर क्यों आ गया। मैं सर लटकाया हुआ बोला कि मेरे को चाहिए कॉमर्स। उनका चेहरा उतर गया, एक कोई फाइल थी, फाइल को फेंक दिए और जितना डांटना है, मतलब एक मारना छोड़ करके हर काम, हर दुर्गति मेरी वहां पे हुई थी। अरे बाप रे। लेकिन आप ये मत सोचो कि मुझे कहीं अंदर से दुख लगा, क्या नहीं। कोई बेइज्जती फील हुआ था क्या मेरे को, नहीं। कोई निगेटिव था ही नहीं। फिर उन्होंने खैर कॉमर्स दे दिया, जो आपको चाहिए था, जो चाहिए था। अभी यात्रा यहीं रुकी नहीं, कॉमर्स पढ़ते हुए 15-20 दिन हुए थे कि दोस्तों ने बोला आर्ट्स ले ले। अरे यार ये क्या बात है। हाँ, अब आर्ट्स ले लेगा, एडवोकेट बनेगा तू। काला कोट पहन के जब उसके सपने देखने लगे। हाँ, मेरे को दिखने लग गया, मेरे को ऐसा लगना, उसे पिक्चर हम लोग देखते थे जी। तो लगने लग गया कि बस अब खड़े होना और मिलाड करके बोलना है, ऐसा करके अभी वो पूरा दिखने लग गया। वकीलों के जलवा होते हैं। हाँ, वो लगने लग गया, काला कोट ऐसा पूरा एकदम वो फील करने लग गया। तो आर्ट्स लेने की तैयारी थी। अब यहाँ फैमिली की एंट्री हुई, बोले बहुत दिन से देख रहे हैं तुम्हारा नाम, हाँ तुम्हारे को छोड़ के रखे थे, जो लेना है वो ले लो। तो तुम मैथ्स, बायो, फिर कॉमर्स, हाँ कुछ सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो। फिर वहीं पे मैं रुक गया, वहां से यात्रा शुरू हुई और यशवंत जी 9th क्लास में ही मैं स्कूल टॉपर बना। ग्रेट। 9th क्लास में एक ऐसा बच्चा जो 8th क्लास तक पास होने के लाले पढ़ते थे, लेकिन 8th क्लास में 8 दिसंबर या 15 दिसंबर में पढ़ने लग गया था। तो इसके बाद कौन बड़ा आदमी था सर जिन्होंने आपको कहा था कि कुछ नहीं कर सकते आगे? हाँ, ये पारिवारिक व्यक्ति थे, है ना? हाँ, अभी देखते हैं आपको? हाँ, अभी भी देखते हैं। और अभी मैं बोलता हूँ उनको, ऐसा नहीं कि मैं निगेटिव लेता हूँ, अभी भी मैं उनको बोलता हूँ कि आपकी वजह से अगर वो उस दिन नहीं बोलते तो शायद आपकी शायद मैं, क्योंकि मैं बताऊं मेरा जो सर्कल था गौतम नगर का सर्कल बड़ा मतलब एक अलग ही, उसमें बहुत सारे लोग क्रिमिनल बने, बहुत से लोग टेम्पू चलाने लगे, बहुत सारे लोग तो हाँ बहुत कम वहां से, मतलब ये बोल सकते हैं कोयले से आप हीरा निकले वहां से। हाँ, और मैं बताऊं बड़ा मेरे को मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी तब मिली जब उस समय याद होगा आप जब छोटे थे तो टेम्पू चला करते थे। हाँ, वो 3 चक्किया ऐसा वाला। हाँ, तो मेरी माता जी, मेरे लिए बहुत जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। माता जी बोली कि मुझे मरौदा सेक्टर जाना है। तब तक हम लोग मरौदा सेक्टर शिफ्ट कर चुके थे और सेक्टर 9 हॉस्पिटल से शायद उनको जाना है। तो टेम्पू वाला ये बोला कि कहाँ जाना है, तो बताएं कि मरौदा सेक्टर जाना है, संतोष राय के माँ हूं मैं। तो टेम्पू वाला बैठा के संतोष राय के साथ मैं पढ़ता था, वो सीधे ले आकर के घर छोड़ गया। आपका दोस्त था? दोस्त था। और माता जी कितना भी पैसा देते रही, पैसा नहीं लिया। ये है दोस्ती, भले वो टेम्पू वाला हो, भले वो ऑटो वाला हो। इसके बाद में उससे मिला मैं जी। ऐसा नहीं कि नहीं मिला मैं। तो ऐसे सर्कल के लोग जो मतलब मेरे साथ जो पढ़े हुए लोग थे, एक अभी बीच में स्वीट सेंटर में देखा वो गन्ना रस बेच रहा था, वो भी मेरे साथ पढ़ा, क्लासमेट था। यानी बस्ती के जितने भी उस बस्ती के लोग थे जी। तो उन्होंने जैसा सपना देखा वैसा हुआ। तो आज भी मैं बच्चों को यही बोलता हूँ कि सपने ऐसे देखो कि जिसको हकीकत में बदलो और उसके लिए मेहनत करो। लेकिन सर एक सवाल, आपके इंस्टीट्यूट में, आपकी क्लास में मुझे लगता है कि 90% से ज्यादा बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं। आप पूरे टाइम हिंदी मीडियम में पढ़े, सब कुछ हिंदी मीडियम रहा, फिर मैनेज कैसे होता है? फिर ये मतलब सोचो कि हिंदी मीडियम के टीचर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, ये कैसे होता है? क्या हुआ, मेरे से एक हाई कोर्ट के लॉयर थे इलाहाबाद में, कृष्णानंद जी, वो मुझसे टकराए या मिले तो उन्होंने मेरे को एक बात कही कि जितना तुझे इंग्लिश में समझ में आता है वेल एंड गुड, और नहीं समझ में आता है तो उस इंग्लिश को इंग्लिश में ही याद कर ले। इंग्लिश को इंग्लिश में याद कर ले। और जब मैं इंस्टीट्यूट खोला तो नो डाउट ऐसे आज भी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश मेरे से बहुत अच्छी है। मुझे तो इंग्लिश आज भी नहीं आती ढंग से, और आप तो फिर भी सम्मान करते हुए ये बोल रहे हो कि 90% इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, 10% हिंदी मीडियम मेरे यहाँ पढ़ते हैं। ये आप बड़ा सम्मान दे रहे हो। मेरे यहाँ मुश्किल से 5% हिंदी मीडियम होंगे
95-96% बच्चे इंग्लिश मीडियम हैं। 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम होते हैं, वो भी थोड़ा डिमोरलाइज होते हैं, तो उनको बड़ा हम लोग मोटिवेट करते हैं, क्योंकि मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि अपनी बिरादरी का कोई आया है तो उसको मैं बहुत मोटिवेट करता हूँ। और अभी हिंदी मीडियम के बहुत से बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिहार से एक बच्चा मेरे पास आया है जी, वो बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, हिंदी मीडियम बच्चा है। एक वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी सीनियर जो, हाँ, जो शहर के बहुत जागरूक नागरिक हैं। हाँ, उन्होंने एक बच्ची को भेजा था काजल साव करके, जी, हिंदी मीडियम बच्ची, आज CMA कंप्लीट करके उड़ीसा में अकाउंट ऑफिसर है। और वो बच्ची सिर्फ मेरे पास BCom पढ़ने आई थी। उसकी क्वालिटी, उसका स्टैंडर्ड देख के मैंने उसको इम्प्रूव किया, बताया, तो इस समय वो वहाँ पे अकाउंट ऑफिसर। बहुत सारे बच्चे CA बन चुके हैं हिंदी मीडियम वाले। मतलब लोग सोचते हैं सर कि CA CMA और CS जो है हिंदी मीडियम वालों की बस की बात नहीं है। वो कॉमर्स लेके पढ़ लेते हैं, बस वो जितना डिग्री चाहिए, जितना ग्रेजुएशन चाहिए। लेकिन ये कितना मुश्किल होता होगा उनके लिए, क्योंकि CA मतलब इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई, अंग्रेजी, पूरा सब कुछ अंग्रेजी में रहता है। नहीं, अगर आप अगर अच्छे से ठान लेते हो, सोच लेते हो, आपकी थिंकिंग में है कि कुछ मेरे को बेहतर करना है, अच्छा करना है, लेकिन उसके लिए एफर्ट भी करना पड़ेगा। हाँ, बगैर एफर्ट किए तो कुछ होगा नहीं। मैं तो यूँ कहूँगा, कई बार मेरे को कई बातें प्रभावित करती है कि सीढ़ी के पत्थर ने मंदिर की मूर्ति से पूछा कि तू भी पत्थर का, मैं भी पत्थर का। पूछते तो आप हो। सीढ़ी की पत्थर ने मंदिर के मूर्ति से पूछा कि तू भी पत्थर का, मैं भी पत्थर का। मेरे ऊपर लोग चप्पल रख के जाते हैं और तेरे को दूध चढ़ाते हैं। हाँ, हैं दोनों एक ही बिरादरी वाले, पत्थर ही है। तो मंदिर वाले पत्थर ने कहा, मंदिर वाली मूर्ति ने कहा कि जब मुझे निकाला गया माँ की गोद से, तो ना जाने कितने हथौड़ी के वार मैंने सहा, कितने छीनी को सहा, कितनी चोट को सहा, तब मैं तराश के भगवान की मूर्ति बना। और तुझे तो निकाल के सीधे फिट कर दिया। तो जो बच्चे हैं, अगर उस वार को सहेंगे, उस चोट को सहेंगे, उस दर्द को सहेंगे, तो निश्चित तौर से एक खूबसूरत मूर्ति बनेंगे। तो ये क्लासरूम में बच्चों को मैं बोलते रहता हूँ। बहुत शानदार, आपने बहुत गहरी बात की, मतलब ये एकदम मोटिवेशन वाली बात है। तो इस तरीके से पूरी यात्रा चलते रही। कॉलेज में मैं MCom रैंक होल्डर हूँ। MCom में यूनिवर्सिटी में रैंक है। कहाँ से पढ़ाई? कल्याण कॉलेज से पढ़ा हूँ। और रोल मॉडल बोलोगे तो प्रमोद शर्मा सर रोल मॉडल। थोड़ा वो हमारे समय में थोड़े स्टाइलिश सर थे और आए और बड़े अभी भी है सर। हाँ, तो जब भी वो क्लास में आते थे एक अलग ही माहौल होता था। और वह व्यक्ति डॉक्टर प्रमोद शर्मा के बारे में मैं सबको बोलूंगा कि टीचर वैसा होना चाहिए। निगेटिव बोलते ही नहीं। हाँ, बहुत पॉजिटिव। उनकी डिक्शनरी में निगेटिव शब्द है नहीं। अगर आप गलत करके आएंगे तो उस मजाक में ही आपकी गलती का एहसास दिला देंगे। तो ये स्टाइल जो है उनकी पढ़ाने की स्टाइल, उनका वो थोड़ा सा उनसे मैं बोलूं कि वो तो अलग चीज है, उनसे मैंने लिया। गुरु है आपके? गुरु है मेरे। सर, क्लास स्टार्ट की है, कोचिंग क्लास, ये कब की बात होगी? यशवंत, गरीबी कहते हैं बहुत कुछ सिखा देती है। क्योंकि आपके पास ऑफर भी आए होंगे नौकरी चाकरी के। यशवंत जी, लगभग मेरे पास 12 नौकरी के ऑफर आए थे। ठीक ठाक पैकेज? 11 में मेरे सिलेक्शन हुए थे। हाँ। गवर्नमेंट जॉब से लेकर के सब जगह मेरी नौकरी लगी थी। हाँ। और सबको मैं छोड़ करके एजुकेशन लाइन में आया। कहाँ है सर? मैं ऐसा जिंदगी में ऐसा इतना बड़ा रिस्क क्यों? मतलब रिस्क मतलब जिस समय मेरी गवर्नमेंट जॉब लगा, मेरे पिताजी मेरे से बातचीत करना छोड़ दिए। सी बात है, 6 मंथ कोई भी पिता हो वो ऐसे। और बहुत से लोग आते थे समझाने कि संतोष गवर्नमेंट जॉब लगा है। ये उस टाइम की सरकारी नौकरी? उस समय की सरकारी नौकरी। हाँ। भारतीय यंत्र निगम लिमिटेड में जॉब लगा। BEC में ही 2 दिन जॉब किया हूँ मैं। CA में इंटर जब मैं किया, हम लोग ICW बोलते थे। आधा जब कोर्स हुआ था तो भिलाई इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन में 2 दिन नौकरी किया, उसके बाद मैंने छोड़ा उसको। तो उस समय बहुत से लोग समझाने आते थे कि तुम गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहे हो, अकाउंट ऑफिसर हो, लोन पे कार मिल जाएगा, रहने का घर मिल जाएगा, 60 साल की सिक्योरिटी मिल जाएगी, पेंशन मिलेगा, और तुम ये 4-6 बच्चों को बटोर के पढ़ाओगे। ये भाषा हुआ करती थी। कोचिंग तो बाद में पिछले 15 साल में डेवलप हुआ, फला फूला। मेरे को 1994 10 अगस्त से हमारी कोचिंग स्टैब्लिश हुई। 1994 पहले बैच में कितने बच्चे रहे होंगे? पहले बैच में 80 से 86 बच्चे थे। कहाँ से? साल भर। अच्छा, नहीं, बच्चे शुरू में 2 ही 3 थे। हाँ, वही पहले पूरे 1 ईयर पहले दिन की क्लास। हाँ, पहले दिन की क्लास में 11 बच्चे थे। हाँ। और ये 11 बच्चे वो थे जिनको मैं पहले से घर में पढ़ाता था। अच्छा, घर की जगह आप बस जगह चेंज कर ली? जगह मैंने चेंज करके सिविक सेंटर में आया। हाँ। तो कोचिंग का रूप उसमें भी कॉमर्स में कोचिंग, कॉमर्स जहाँ पे अभी इंस्टीट्यूट है वही जगह है? नहीं, सिविक सेंटर में मेरा कोचिंग था। अच्छा। सिविक सेंटर से फिर मैं सेक्टर 10 शिफ्ट किया। तो 11 बच्चे जो घर में पहले पढ़ाता था, मैं BCom फर्स्ट ईयर जब पढ़ता था तब से पढ़ा रहा हूँ। अच्छा। घर की दाल रोटी और घर की चीजों को इम्प्रूव करने के लिए मैं पढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन उस समय भी
मुझे ऐसा लगता है 11-12 घंटे तो यशवंत मैं पढ़ाता था, काम करता था, कुछ कुछ सीखता था, लर्न करता था। और जो साल में एक बार एग्जामिनेशन होता था, अगस्त तक मैं ना 10 अगस्त मेरा डेट होता था, 10 अगस्त तक मैं 2 पेपर अपने कंप्लीट कर लेता था, 100 मार्क्स पढ़ाई कंप्लीट। अच्छा। तो पूरी चीज मैं प्लानिंग से ही किया हूँ। अनप्लान्ड मेरी जीवन में कुछ नहीं हुआ है। अनप्लान्ड ये हुआ है जो भगवान मुझे गिफ्ट में दिया, बाकी पूरी चीज प्लानिंग के साथ, चाहे अच्छी चीजें हो या बुरी चीजें हैं, सब चीज प्लानिंग की। इस समय मुझे ये करना है, इस समय ऐसा करना है। बेटे की भी जब बात आई तो मैं सोचा कि जब मेरा बेटा है, गुरुजी का बच्चा अच्छा नहीं पढ़ेगा तो बड़ा गलत है, समाज में गलत जाएगा। हाँ, क्या बोलूंगा मैं कि सबको पढ़ा रहे हैं, सबको ज्ञान दे रहे हैं, इनका खुद का बच्चा नहीं पढ़ रहा है। तो मेरा बच्चा IITian है, आपको आइडिया है, IITian है और शार्क टैंक में भी गए। हाँ, शार्क टैंक में गया। एरोलिप बोल के कंपनी का फाउंडर है, इस समय प्रेजेंट में USA में है। ग्रेट। अब तक सर CA की बात करें तो बहुत इसका जो एग्जाम होता है बहुत टफ होता है, मतलब UPSC से वो करते तुलना करते हैं। हर साल आपके पास कितने निकलते होंगे CA? हर साल से ज्यादा। मैं बहुत सुंदर शब्दों में बता दूं, अभी तक कम से कम 1000 से ज्यादा बच्चे CA में बन चुके हैं मेरे 20-25 सालों में। हाँ, इस 20-25 सालों में 1000 से ज्यादा CA में बन चुके हैं, जिनकी जिंदगी में मेरा कहीं ना कहीं रोल है। 100-150 बच्चे तो इस समय मेरे कांटेक्ट में होंगे, जो डिफरेंट फॉरेन कंट्री से लेके यहाँ से लेकर के जो डिफरेंट जगह जॉब कर रहे हैं, वो सब के सब मेरे साथ आज भी कनेक्शन में हैं। आज भी कई बार परेशान होते हैं तो रात को बात करते हैं, क्योंकि मैं जब किसी को समझाता हूं तो अपना समझ के समझाता हूं। हमेशा आप तो नॉर्मली, हाँ, ऐसा लोग क्या करते हैं कि एक प्रोफेशनल वे में या उसमें, ऐसा नहीं। मैं घर का बच्चा अच्छा भी बोलते हो, बुरा भी बोलते हो, यार देखो ये चीज सही नहीं है, चीज गलत हो रही है, इसको सुधार लेना, इसको कर लेना। हाँ, मेरे साथ भी करते आप। इसका अनुभव अपन लोगों को है, हम लोग बातचीत करते हैं तो कई बार ऐसी बातें होती हैं। तो 1000 से ज्यादा CA निकल चुके हैं। हाँ, 1000 से ज्यादा CA में, ICW जो CA और CMA जो है। नहीं सर, ये इतना टफ क्यों होता है एग्जाम? मतलब इतना टफ कौन डिजाइन करता है कि 8% 9% पासिंग देखता हूँ इसका परसेंटेज? उसके पीछे रीजन ये है यशवंत जी की जो बच्चा अच्छा नहीं होगा, मेहनती नहीं होगा, थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा नहीं होगा, मैं इंटेलिजेंट वर्ड यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि जीनियस और इंटेलिजेंट मेरा थोड़ा डिफरेंस है। जीनियस अलग होते हैं, इंटेलिजेंट अपने काम से बनते हैं। अच्छा। कोई भी एवरेज बच्चा या कोई भी पुअर बच्चा या नहीं पढ़ने वाला बच्चा अपनी जिंदगी में अपने हार्ड वर्क से, अपनी मेहनत से, अपने मेंटोर के थ्रू वो इंटेलिजेंट बन सकता है। इंटेलिजेंट बन सकता है। हाँ। हर बच्चा इंटेलिजेंट बन सकता है। सबका रेटिना अलग है, सबका थंब इंप्रेशन अलग है। हर बच्चा जो मेहनत करेगा बच्चा इंटेलिजेंट बन सकता है। जीनियस नहीं, जीनियस जो होते हैं पैदा होते हैं। ओके, गॉड गिफ्टेड। हाँ, गॉड गिफ्टेड जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं लोकल में, ये मेरा डेफिनेशन है। इसको हो सकता है कोई रॉन्ग प्रूफ कर दे, कोई राइट प्रूफ कर दे, क्योंकि सचिन तेंदुलकर पैदा, ये जीनियस है। विराट कोहली जीनियस है, अमिताभ बच्चन जीनियस है, शाहरुख खान जीनियस है, सलमान खान जीनियस, ये सब जीनियस लोग हैं। हाँ। लेकिन बाकी लोगों को लेके जाओगे, बाकी क्रिकेटर को लेके जाओगे, धोनी को भी हम जीनियस मान सकते हैं, जीनियस के आसपास, ये मेरा डेफिनेशन है। लेकिन उसके नीचे भी बहुत अच्छा लोग खेले। काफी लोग को श्रीकांत पसंद आए, काफी लोग को कपिल देव पसंद आए, काफी लोग को सहवाग पसंद आए। पसंद तो सब आज गिल पसंद आ रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। क्रिकेटर की बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ क्रिकेट बहुत ज्यादा देखा जाता है, इसलिए मैं वो नाम, आदमी उससे कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट हो जाता है आदमी। तो ये सब लोग इंटेलिजेंट है, ये मेहनत करके इंटेलिजेंस। इसी में जो थोड़े कम इंटेलिजेंट है वो रणजी ट्रॉफी तक खेले, उसी में थोड़ी सी जो कम और मेहनत किए हाँ 1-2 मैच खेल पाए। जो इंटेलिजेंट है वो वहां तक इंडिया टीम तक जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसने मेहनत किया। और इंसान की एक आदत होती है, वो आपके सफलता को देखता है, उसके पीछे के हार्ड वर्क को वो नहीं देखता। पैरों के छाले नहीं देखते, नहीं देखते, बस बात करते हैं यार। हाँ, ये तो बड़ा, हाँ ना, ये तो अरे मेरे साथ ही पढ़ता था और उस समय तो बड़ा, ये 7वीं पढ़ता था तो बड़ा बुद्धू था। ये सब आप भी देखते होंगे कि आप जब स्कूल पढ़ते थे तो आप क्या थे, कैसा थे। हाँ, आज बहुत टॉप क्लास के आप पत्रकार हो, बहुत अच्छे से आप चीजों को रखते हो, कैसे बातचीत होती है। तो वो ये नहीं देखेंगे कि कोरोना काल में भी अकेला भी माइक लेके घूमता था, नाली में भी घुस जाता है माइक लेकर, नाला पानी सब, हाँ, सब जगह घुस जाता है, उसको धूप नहीं दिखता। लेकिन जो सवेरे 10 बजे सो के चाय की चुस्की लेता है जी, वो भी दूसरे के बारे में क्रिटिसिज्म, बड़ा आसान काम है उसके बारे में। आपकी जिंदगी में सर थोड़ा सा आपको मैं फ्लैशबैक पे ले जाना चाहूंगा कि सबसे बुरा दौर कब आया होगा? मतलब आपकी हर किसी की जिंदगी में आता है, आपकी जिंदगी में वो कौन सा था और कैसे उससे उभरे? मतलब बुरा दौर का मतलब ये था कि उभरना भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे था?
हाँ, बुरा दौर की अगर बात करें यशवंत, तो लोगों की जिंदगी में एक बार बुरा दौर आता है या 2 बार बुरा दौर आता है या छोटे छोटे बुरे दौर आते हैं। मेरी लाइफ में बहुत ही बड़े बड़े बुरे दौर आए, बहुत सामान्य नहीं, बहुत बार आए, और एटलीस्ट 2-3 बार तो आए ऐसे, जिसको आज कई बार सोसाइटी में लोग चर्चा करते हैं। और मैं ऐसे लोगों को, ये सबको ये सीख भी देना चाहूँगा, बताना भी चाहूँगा, लेकिन फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरी सोच है, इसमें मेरा व्यक्तिगत विचार है कि हम एक पहलू को देख करके अगर जब भी जजमेंट देंगे तो गलत जजमेंट होगा, और उस पाप के भागीदार हम भी बनेंगे, क्योंकि आपने दूसरे पहलू को देखा ही नहीं। दोनों पहलू को देख करके आप जजमेंट अगर देते हैं, क्योंकि एक जज भी होता है, दोनों पहलू को सुनता है तब डिसीजन देता है। लेकिन बाकी जो सड़क छाप जितने जज हैं वो एक पहलू को देख कर डिसीजन देते हैं। तत्काल रिएक्शन चालू हो जाता है। हाँ, तत्काल रिएक्शन की, अरे वो तो ऐसे हैं, तो ऐसे भी सोशल मीडिया जमाना आ गया तो उस पे तत्काल बातें हो जाती हैं। तो ऐसे दौर आए, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब भी बुरा दौर आया, भगवान ने उस बुरे दौर से लड़ने के लिए एक आध ऐसे लोगों को भी मेरे साथ में दे दिया जिनके बारे में मैं सोचता ही नहीं था। मतलब भगवान के मदद करने का जो तरीका था जी, वो ये नहीं था कि जैसे मेरे दोस्त मेरा साथ दे या ये साथ दे। एक ऐसा कोई दोस्त आया जिसके बारे में बहुत ज्यादा मैं सोचता ही नहीं था, और उसने आके उस दौर से मदद की या उबारने में मेरा साथ दिया। तो बुरे वक्त जो है कई बार आए, चाहे वो फिनेंशियल हो, ऐसा नहीं कि फिनेंशियल मतलब हम लोग तो एजुकेशन लाइन से जुड़े हैं, तो ऐसा नहीं होता था कि बहुत बड़े खर्चे हैं, बहुत बड़ा वो है, ठीक, लेकिन परेशानियां बहुत सारी आई, और उस परेशानियों से लड़ने के लिए भगवान ने खुद ही हथियार रूपी दोस्त, हथियार रूपी साथी, हथियार रूपी रिश्तेदार तैयार करके रखे थे। आज भी आपके साथ खड़े हैं? आज भी मेरे साथ खड़े हैं, और इतनी गर्मजोशी और दमदारी के साथ बगैर किसी की परवाह किए खड़े हैं। हमारे यूपी बिहार में कहते हैं कि बहुत ज्यादा किसी की परवाह करोगे ना तो तुम्हारा खुद ही का प्रवाह हो जाएगा। प्रवाह का मतलब यूपी बिहार का एक डायलॉग है कि अगर आप बहुत ज्यादा लोगों की परवाह करोगे तो आपका प्रवाह खुद हो जाएगा। प्रवाह मतलब मौत के बाद जो डुबाते हैं वहां चले। लेकिन परवाह तो करनी पड़ेगी ना? नहीं, परवाह करना बिल्कुल सही बात है, परवाह करना है। हाँ। लेकिन ऐसा परवाह नहीं करना है कि वो इंसान आपको जीने में तकलीफ पहुंचाने लगे। अच्छा, आपको परवाह करना है। देखिए आज के दौर में जो जेनजी बोलते हैं, सन 2000 के बाद जो पैदा हुए, ये तो बहुत ज्यादा करते हैं। बात बात पे जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करते हैं, बात बात पे मैसेज कॉल करना, कहाँ हो, क्या कर रही हो, कैसे हो, किसके साथ हो, क्या हो, ये तो फिर उनके लिए आप जो बहुत टिप्स दे रहे हैं। नहीं, अगर आप, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि यहाँ जो जेनजी हम बोल रहे हैं, हाँ, ये बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं। लोग इनको खतरनाक मान रहे हैं। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इनको खतरनाक मान रहे हैं, हाँ, जेनजी को, पहले पेरेंट्स भी देखे कि वो कितना इनके लिए इन्वॉल्व है और कितना इनके लिए कर रहा है। आज आप किसी बच्चे, आप बच्चे को, आप बचपना आपका गुजरा होगा, हम लोग रेस्टिप खेलते थे, हम लोग कबड्डी खेले हैं, हमारा घुटना शुरू से फूटा रहता था, हमारा वो नीचे का अंगूठा हरदम टूटा रहता था, फूटा रहता था। आज कितने बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो उनका जो एनर्जी है, पहले हम दौड़ के थक जाते थे, खेल के रोज खेलते थे सर, स्कूल से आके बस्ता फेंक के खेलते थे जी। तो पहले हमको जो घर में मार पड़ती थी, बस्ता अलग फेंकने की वजह से मार पड़ती थी, खेल कर लेट आने की वजह से मार पड़ती थी। कई बार घर से परमिशन होता था कि 6 बजे तक आ जाना, 6:30-7 बज जाता था तो माता जी या पिताजी रोते रोते मारते थे, यानी उसमें इमोशंस भी था और पिटाई भी थी। तो अगर माँ रोते रोते मार रही है तो आप एक चीज सोचो, सजा भी मिल रहा है और माँ के आंसू को आप देख रहे हो, दोनों माँ के आंसू को भी देख रहे हो और आपकी पिटाई भी हो रही है। तो दोनों कॉम्बिनेशन सोचो कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन होगा। और बच्चा कैसे अपने माँ को गलत सोचेगा, उसके मन में आएगा कि मेरी माँ मेरे लिए कितनी चिंतित है। आज जो है चिंता का दौर जो है, मोबाइल दे करके या किसी और तरीके से उसको गिफ्ट दे करके, ये पार्ट में चिंता को व्यक्त किया जा रहा है। हमें जो जेनजी है वो जेनजी को सही डायरेक्शन में लगाना होगा, बहुत गलत जेनजी नहीं है। नेपाल के बाद से लोग थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन चेंज कर दिए हैं। हाँ, डेफिनेशन चेंज कर दिए हैं, लेकिन उनके मन में जो क्रोध या जो भी दुष्टता बोलूं या जो भी गलत चीज या गलत भाव जो आए, उसे फिर बैक साइड जाना पड़ेगा कि ऐसा क्यों आया, ऐसा क्यों आया, तो जानना पड़ेगा हमको।
तो ये हम जाने पे अगर उनके रिएक्शन को हम Reaction को देखें। देखें, बड़े लोग भी तो रैली उनके प्रति नजरिया भी बना लिया, अरे यार ये तो सन 2000 के बाद पैदा हुआ है तो अलग ही ब्रीड के हैं, अलग ही टाइप की ब्रीड है। वो तो चीजें बदलते चले जाएंगी, परिवर्तन ही संसार का नियम है और परिवर्तन तो होगा ही होगा। बिल्कुल। उस परिवर्तन को स्वीकार करना है हमको और उसके हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। बिल्कुल सर। तो ये पार्ट तो रहेगा ही रहेगा। तो मैं जेनजी का बहुत विरोधी नहीं हूँ, जेनजी के साथ हूँ। और जेनजी ही आया तो आपके दुनिया भर के मोबाइल और उसके अंदर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है। आज हम लोग बैठ के इतने अच्छे से बातचीत कर पा रहे हैं, हाँ उन्हीं की देन है। उनकी नहीं तो उनको हम इग्नोर करके नहीं चल सकते। बिल्कुल। तो बड़ा अच्छे तरह, हाँ उनका डायरेक्शन हमको देखना पड़ेगा, लेकिन इसमें जो पीछे जो है परवरिश को भी देखना पड़ेगा, उनके जो पेरेंट्स है उस पार्ट को भी देखना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स ही 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे, जो मौसी से ज़्यादा बात नहीं होती थी, बुआ से ज़्यादा बात नहीं होती थी, चाचा से ज़्यादा बात नहीं होती थी, उनसे 1.5 घंटे 2 घंटे बातचीत अगर पेरेंट्स ही करने लगे तो बच्चे की एक्टिविटी पे आप ध्यान नहीं दे पा रहे। ध्यान नहीं। कई पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, बोलते हैं कि अरे ये बच्चा बहुत अच्छा है, बोलता नहीं है। बोलता नहीं है तो उसको बोलने वाले या किसी ऐसी जगह किसी ट्रेनिंग के पास में ले जाना पड़ेगा। आपके पास लेके आते हैं? हाँ, लेके आते हैं ट्रेनिंग के पास लेकिन चाहते हैं कि ये काम भी फ्री में हो जाए। तो फ्री जो है, तेरा फ्री मेरे फ्री से कितना बड़ा फ्री, ये फ्री के चक्कर में भी बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो रही है। बाकी भी सर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा सर, बहुत आप स्टाइलिस्ट हैं, मतलब मैं देखता हूँ कि आपके जो बैचमेट आपकी अच्छा जो लगा क्लास नहीं आप नहीं अच्छा लग रहा दाढ़ी है होता हो। नहीं अच्छा लगा, चलो मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये बात। नहीं आपके बारे में बातें होती है, हम लोग भी डिस्कस करते हैं कि यार संतोष राय सर से सीखना चाहिए, कैसे पहनना है, कैसे बाल रखना है, कैसे दाढ़ी रखनी है। आप लुक चेंज करते रहते हो। क्या बात है तो ना। आपके जो दोस्त हैं यार, बड़ा मतलब अच्छा लग रहा है। मैं तो बड़े बहुत दिन बाद में आज का दिन याद रखूंगा कि जिस समय आप मेरे से बातचीत कर रहे हो, ये दिन कि इतनी अच्छी प्रशंसा सवेरे सवेरे। नहीं वाकई में नो डाउट आप अपने आप को बहुत मेंटेन रखते हो, तो ये बड़ा जरूरी होता है मेंटेन रखना। और आपके जो दोस्त हैं, क्लासमेट होंगे या फिर अभी के जो दोस्त हैं, वो वैसे ही काम धाम में इंगेज हो जाते हैं, फिर आप मैनेज कैसे करते हो चीज़ों को? नहीं, ये सब बहुत छोटी सी चीजें हैं। ये सब जो काम सब नहीं करना चाहते, हाँ, वो काम मैं भी नहीं करना चाहता, और जो काम सब करना चाहते हैं वो काम मैं भी करना चाहता हूँ। अंतर सिर्फ इतना है तो कि भीड़ में शामिल हो गए आप तो फिर। हाँ, अब वही सेम, अब इसके बाद मैं चेंज कर रहा हूँ। हाँ। कि सवेरे सो के उठना नॉर्मली कोई नहीं चाहता, सोने में सबको मजा आता है। हाँ। मेरे को भी मजा आता है। अंतर सिर्फ इतना है कि मैं सवेरे उठ उठ के उठने की आदत डाल लिया हूँ, और वो सवेरे सो के सोने की आदत डाल ली है। टीवी और मोबाइल एक लिमिटेड मात्रा में देखना, या नहीं देख के नहीं देखने की आदत में डाल लिया हूँ, और वो रील देख के देखने की आदत डाल ली है। मजा दोनों को आ रहा है। एक ने उस काम को नहीं किया जो करने की इच्छा थी कि मैं भी रील देखूं। आज भी आप मेरा देखेंगे अगर निकाल के, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है मेरा। सुबह का गुड मॉर्निंग फिक्स रहता है, और एक आध विचार आपका बहुत तगड़ा है, बहुत कड़वा सच बोलते हो आप। तो मॉर्निंग जब सवेरे सो के उठता हूँ तो 15 मिनट उस समय यूज करता हूँ। आप जितने पोस्ट देखोगे सवेरे 5, सवा 5 से लेके 6 के अंदर के एक पोस्ट होते हैं। हाँ। एक जब ब्रेकफास्ट के टेबल में 10 मिनट, मेरा टाइम फिक्स है। इसमें भी मैंने बोला कि मैं कोई भी काम बगैर प्लानिंग के नहीं करता। मेरा स्क्रीन टाइम देखोगे 1 घंटे से ज्यादा किसी दिन नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? आज की तारीख में? आज की तारीख में स्क्रीन टाइम 1 आवर से ज्यादा मेरा किसी भी दिन नहीं है। लेकिन मैं सब चीज के बारे में जानता हूँ, क्योंकि मैं अपडेट रहते हैं, चेंज कर करके उस टाइम में देखता हूँ। आप 1 मिनट रील देखते हैं ना, हाँ। तो 1 मिनट में लगभग आप 40 रील देख लेते हैं। हाँ, घुस जाते हैं। पेशेंस नहीं है। पहले 8 सेकंड का पेशेंस था, जिसको हम जेनजी के ऊपर डाल रहे हैं। हाँ। 3 सेकंड का हुआ। हाँ। हम भी जब देखते हैं कि कौन सा न्यूज हमारे काम का है, उसको पूरा देखते हैं। हैं। न्यूज देखना रील नहीं है, न्यूज देखना रील नहीं, अपडेट होना है, वो अपडेट होना है जी। तो अगर आप कितना, अगर कोई स्टडी का कोई चीज 2 घंटे देख रहे हैं, उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूं इसमें जी। मैं जो वेस्टेज ऑफ टाइम बोल सकते हो या जैसा बोलो, मैं न्यूज को, क्योंकि न्यूज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जी। कोई अच्छे नॉलेज को, किसी स्टडी को, किसी कोर्स को, उसको मैं अपने स्क्रीन टाइम में काउंट नहीं किया। बिल्कुल। मैं स्क्रीन टाइम में काउंट किया हूं उस पार्ट को जो पार्ट मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो मेरा मुश्किल से 50 मिनट से लेकर 1 घंटा है मैक्सिमम। उसी में मेरा पोस्ट भी है, उसी में मेरे फोटोग्राफ्स भी, उसी में सब कुछ। गजब सर। आज भी अगर मैं आपसे बात करूं, उसके पहले भी आज सवेरे चूंकि सीएमए फाउंडेशन का एग्जामिनेशन हुआ। हाँ। अब उन बच्चों को भी कुछ गाइड करना था कि
इंटर कब स्टार्ट करें, तो उनको मैंने एडवाइस दे करके आया हूँ मैं कितने बजे इंटर स्टार्ट करना है हमको। बहुत बढ़िया। सर एक शब्द, मतलब ज़्यादा नहीं, बहुत शॉर्ट में अपन इसको सवाल जवाब कंप्लीट करेंगे, एक शब्द में आप उसको जवाब दीजिएगा। आपके नज़रियों में भिलाई शहर कैसा है? मेरे नज़र में भिलाई शहर इतना खूबसूरत है कि इसकी खूबसूरती को जैसे अंतरिक्ष से कहा गया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो मैं भिलाई के कहना चाहूँगा कि सारे भारत से अच्छा भिलाई शहर हमारा, इतना खूबसूरत है। आपका कोई बेस्ट फ्रेंड, एक नाम? ये बहुत कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है, कई दोस्त मेरे नाराज हो जाएंगे इसमें। मैं भी तुम हाँ, इसमें बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे, तो इसको हम लोग रहने देते हैं क्योंकि एक बोलने से तकलीफ हो जाती है। हाँ, एक बेस्ट फ्रेंड है, फ्रेंड जो बोले ना बेस्ट फ्रेंड, तो बेस्ट फ्रेंड, हाँ एक वही एक बेस्ट फ्रेंड, वो जान जाएंगे। हाँ वो जान जाएंगे बेस्ट फ्रेंड कौन है, क्योंकि एक नाम लिया यानी कि बहुत तकलीफ बढ़ जाएगी मेरे लिए। कल से बोल देंगे कि अच्छा ठीक है तुम उन्हीं के साथ जाओ यार, तुम इधर आने की जरूरत नहीं है कर। आपकी टीम यानी कि आपका परिवार? मेरा इंस्टीट्यूट में जो लोग भी, जितने लोग अभी हम हैं, कोई भी 15 साल से कम का नहीं है, यानी सब 15 साल से, या जो लोग भी आए हम सच में ये सब मेरे परिवार हैं। परिवार का मतलब, हाँ परिवार का मतलब मैं ये भी कहना चाहूँगा यशवंत जी की, परिवार मतलब लोग बोलते हैं कई बार में काम किसी से करवाना है ना, तो भी लोग बोलते हैं कि तू मेरे परिवार जैसा है। हाँ, लेकिन परिवार का बच्चा अपना है यार, क्या बात कर रहे हैं? परिवार का तो घर का बच्चा है यार तू, है ना, कैसी बात करता है। लेकिन सच में मैंने जिसको परिवार माना है, तो मेरा अगर छोटा भाई मैं बोल रहा हूँ या बड़ा भाई बोल रहा हूँ, तो उसको मैंने, अगर मैं छोटा भाई होता तो उसके लिए क्या क्या करता, वो सब काम करता हूँ उतने राइट्स के साथ, उतने फिनेंशियल, उसकी कोई भी बर्थडे हो, कोई भी एनिवर्सरी हो, तो गिफ्ट नहीं देता मैं, बल्कि वो देता जो अपने सगे छोटे भाई को देता। तो उस लेवल में सब मैं काम करता हूँ, तो ये मेरा पूरा परिवार है। इसके अलावा मुझे लगा कि मैं काम कर रहा हूँ, तो काम करते करते समाज को मैं क्या दूंगा। तो यशवंत जी मैं बताऊं कि माँ शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट जान है मेरी, उसके लिए एक टीम भी हमारे साथ है, ट्रस्ट भी हमारे साथ है। मतलब आप ठंड हो, बारिश हो, धूप हो, इन तीनों सीजन में एनी टाइम आप साथ खड़े रहते हो लोगों के साथ हो इस ट्रस्ट के माध्यम से। और बड़ा आपको अच्छा लगेगा, मैं डेट तो नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं बोला कि हर चीज़ प्लानिंग से करता हूँ। तो 2028 तक एक बहुत ही सुंदर छोटा सा सुंदर जगह पे आप एक ऐसा स्कूल देखोगे जिसमें हम करीबन 100 बच्चों का बचपना सुधारेंगे, माँ शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट का 2028 फिर हम बैठे प्लानिंग के हिसाब से। हाँ 26-27 2 साल का समय ले रहा हूँ। 2028 जनवरी में हो सकता है कि आप इन बातों को याद करते हुए उसका उद्घाटन में आप शामिल रहोगे। एक टेम्पल नुमा स्कूल बना रहा हूँ जिसमें छोटे 100 बच्चों का बचपना सुधारूंगा, और उसके लिए लैंड मैंने नेहरू नगर में खरीद ली है ट्रस्ट के नाम से, मेरे नाम से नहीं है, ट्रस्ट का इसमें सहयोग काफी लोगों का है जी। क्योंकि मेरे से व्यक्तिगत रूप से मैं सब कुछ कर नहीं पाऊंगा। ऐसे भी मेरे कई भाई कई साथी हैं जो बोले कि अगर उन 100 बच्चों को खाना खिलाना होगा, हम खाना भी उसको फ्री खिलाएंगे, रोज कपड़ा भी, ड्रेस रोज कपड़ा भी फ्री में देंगे, सब कुछ फ्री में करेंगे। तो ऐसे भी मेरे एक साथी हैं जिनका नाम मैं बाद में आपको जरूर बताऊंगा। तो वो साथी ये बोले हैं कि इन बच्चों के खाने का जिम्मा, जितने भी बच्चे रहेंगे जब तक मैं जिंदा हूं तब तक पूरा खर्चा मैं बियर करूंगा। ऐसे लोग भी हैं। कंस्ट्रक्शन की बात आ रही, तो ऐसे लोग भी बोले कि मेरे तरफ से एक ट्रक ईंटा रहेगा, मेरी तरफ से एक ट्रक रेती रहेगा। जाऊंगा उस समय उनके पास जी। और आप 1 रुपए देते हैं तो भी मैं उतना ही खुश होता हूं, और नहीं देते हैं तो भी आप मेरे लिए उतने ही प्यारे हैं। ये नियत के साथ हम आज तक हमने किसी से मांगा नहीं है, सिर्फ बताया है कि ये मेरा काम है। उनको लगता है कि हाँ यार ये काम अच्छा कर रहे हैं तो लोग साथ देंगे। आपने कहा सर बचपन सुधारने वाली बात की, मतलब क्योंकि मेरा बचपना थोड़ा परेशानी नुमा था, तो आज कई बच्चों को देखता हूँ जिनका बचपना, आप कई ग्रामीण स्कूल के इसमें जाता हूँ, बस्ती स्कूल में जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ हमारे पैंट को बच्चे खींचते रहते हैं, हमारे चप्पल को बच्चे खींचते रहते हैं, जूते को बच्चे खींचते रहते हैं। तो उन बच्चों के अंदर वो सुंदर चप्पल, सुंदर जूता, सुंदर कपड़ा, वो उनका एक ड्रीम है। तो हम कोशिश करते हैं, इस साल भी हमने ठंडी में लगभग 350 बच्चों को स्वेटर दिया, तो हम कोशिश करते रहते हैं कि उनको बेस्ट दे सकें। काम दिखता है, शहर जानता है। तो वो बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, और हमारे पास बहुत एक अच्छी टीम है। मैं इसमें 2, 4, 5, 7 लोगों का नाम तो लूंगा। हाँ, जैसे हमारे
अमित श्रीवास्तव जी हैं, श्रीलेखा वेरुलकर जी हैं, फजल जी हैं, रमेश पटेल जी हैं, मनीष गुप्ता मेरे आदरणीय भाई हैं, विजय गुप्ता जी हैं, ऐसे बहुत से सागर होटल वाले विजय अग्रवाल जी हैं। ऐसे लोग हैं जिनका निरंतर साथ बना रहता है। और इसके अलावा भी पारिवारिक हर रूप मोर्चे से पर खड़े रहते हैं। हर पारिवारिक रूप से जब कहीं कोई पैसे की कमी होती है तो मैं बेटे, बहू और भतीजों को भी फोन करता हूँ कि पैसा भेज दो। ठीक है, तो छोटा छोटा पैसा ही भेजते थे, बड़ा पैसा हो जाता है। और डॉक्टर विपिन अरोड़ा जी हैं, ऐसे बहुत से लोग, डॉक्टर विकास शर्मा हैं, ऐसे मतलब डॉक्टर प्रमोद राय हैं, ऐसे बहुत से लोग डिफरेंट रूप से अपनी सेवाएं भी देते हैं और काम भी करते हैं। एक पर्सनल सवाल, सच में आपकी बेटी पैसे देते हैं आपको? यस, आपको ट्रांसफर, आपको सुन के बेहद आश्चर्य होगा। शिक्षा में सब चीजें मतलब ऐसा देखो, बाहर में है, अलग जगह पे है, तो उनको भी खर्चे पानी लगते होंगे। आप ऐसा कभी बोले होंगे नहीं है बेटा मत भेजा करें? सत्यता के साथ में, अब बोलना तो नहीं चाहिए, सत्यता के साथ में वही इसके सामने बोल रहा हूँ। पिछले महीने ही उसने 8 लाख रुपए ट्रांसफर किया, 5 लाख और 3 लाख रुपए। जैसी अपनी इंटरव्यू खत्म होगा मैं आपको अकाउंट में ट्रांसफर मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आप भी देखो, आप इतने सक्षम आदमी हैं कि मतलब आप बेटे को देते होंगे, लेकिन आईटीआई है वो अपनी जगह, वो बहुत सक्षम है। आप अगर अपने बच्चों को, यही बात मैं ले आ रहा हूँ जो जेनजी बोल रहे हैं हम लोग, हाँ, आप अगर अपने बच्चों को शुरू से अगर वो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने आपको ही पैदा किया, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु जी से सबका मालिक एक है जी। ये बात तो हम बोलते हैं कि सबका मालिक एक है, ये बात तो सभी धर्म स्वीकार करता है। तो आपको भी पैदा किया, मुझको भी पैदा किया, फुटपाथ पे रहने वाले को भी पैदा किया और एक करोड़पति को भी पैदा किया। अब अगर मान लो एक पिता के 4 पुत्र हैं, एक पुत्र पूरी जिंदगी बड़ा सुंदर जीवन जी रहा, बहुत पैसे हैं, और 3 पुत्र जो है बहुत गरीब हैं, तो क्या पिता अगर ये जो पैसा दिन रात कमा रहा है इन तीनों भाइयों के लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो सगा पिता क्या इस बच्चे से खुश रहेगा? नहीं रहेगा। ऐसी परम पिता परमेश्वर आपको पैदा किया, मुझको पैदा किया, सारे समाज को पैदा किया, और आप अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा भी इन लोगों के ऊपर खर्च नहीं करेंगे तो परम पिता परमेश्वर आपसे नाराज होगा। तो बेटा आपको 8 लाख रुपए क्यों दिया? 8 लाख रुपए एकदम 5 लाख वाली अच्छे काम के लिए, मेरे लिए नहीं दिया, ये जो आप करते ट्रस्ट के माध्यम से। हाँ, इसके लिए। बहुत बढ़िया। अभी इसको मैं दिखाऊंगा आपको एकदम लाइव अभी। ऐसा नहीं कि हवा में नहीं, ये पूरा, और ये चीज मैं बोल के रखा हूं कि आगे भी तुम लोग जो हो सकेगा बेस्ट से बेस्ट करना है, क्योंकि हम दुनिया में परिवर्तन ये लाएंगे, ये लाएंगे, ये लाएंगे, बड़ी बातें करते हैं। उंगली अपनी साइड घुमाओ, परिवर्तन मैं लाऊंगा। इधर उधर करते रहोगे तो कहाँ होगा। आप शाहरुख खान को फॉलो करते हैं? नहीं, बहुत उसकी मेहनत, और देखो वो कभी हम लोग पर्सनल तो मिले नहीं हैं, लेकिन उनकी जो बातें होती हैं, हाँ। और जो बोलते हैं कि हमें इतनी मेहनत करना चाहिए, काहे का आराम, किस बात का फीवर, किस बात की खांसी। तो मैं बताऊं यशवंत, बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर बोल रहा हूं, पिछले 9 साल में, 9 साल तक का ही अभी हिसाब दे रहा हूं, कोई ऐसा दिन नहीं गया होगा जिस दिन मैं काम करने नहीं गया हूं। कल संडे पढ़ाने या फिर कहीं बाहर से किसी, कल संडे था, लोग संडे के दिन आपने थोड़ा आराम, संडे कल मैं नवोदय विद्यालय, क्योंकि नवोदय विद्यालय जो रहता है वो रेसिडेंशियल है, तो संडे नवोदय विद्यालय को हम लोग चुनते हैं कि वहां अगर कुछ अच्छा कर सके तो वहां करेंगे। तो संडे भी हम कोशिश करते हैं कुछ अच्छा कर सके। 9 साल से एक भी छुट्टी नहीं है, एक बार भी बीमार नहीं पड़ा। छुट्टी को तो एक अलग चीज हो गई, छुट्टी तो अभी हम बैठ के बात कर रहे हैं, ये भी छुट्टी के रूप में मैं सेलिब्रेट कर सकता हूँ। कहीं घूमने गया हूँ उसको भी छुट्टी के रूप में सेलिब्रेट कर सकता हूँ, योगा कर रहा हूँ वो भी छुट्टी का पार्ट हो गया, एक्सरसाइज कर रहा हूँ वो भी छुट्टी का पार्ट हो गया, क्योंकि वक्त मिला है तभी तो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वरना एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो मैं इसको सबको छुट्टी का पार्ट ही मानता हूँ। किसी होटल बैठ के खाना खा रहा हूँ, किसी की शादी में गया हूँ, सब छुट्टी का पार्ट मानता हूँ। तो एंजॉय करने के लिए बहुत सारे साधन अपने पास हैं, लेकिन अच्छा काम जो करना है वो चल रहा है। वाकई में सबसे दिल के करीब कोई गाना आपके जो कभी गुनगुनाते होगे? आप तो गाते ही हो, बहुत बढ़िया, शानदार। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मत कहने का मतलब यह कि गाना मुझे बहुत आकर्षित करता था कि दुनिया बनाने वाले तुमने क्या सोच के दुनिया बनाई। तो ऐसे गहराई सब चल गए एकदम उसमें डेप्थ में मैं हूँ, उस गाने के साथ मैं हूँ। पूरा घुमा दीजिए सर एक बार। आपकी आवाज ही बहुत शानदार है। क्यों यशवंत, आज एक बात तो है ना, जो आप जो बोल रहे हो ना, ये बात तो है कि मेरे को आज का दिन ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हाँ सेकंड टाइम रिपीट कर रहा हूँ अपने इस पूरे इंटरव्यू के दौरान, कि मैं बाकी भूल जाऊं लेकिन यशवंत को याद रखूंगा कि आज के दिन मेरी को 2-3-4 बार मेरी प्रशंसा कर दिया। अरे नहीं सर, नहीं यशवंत, मैं बता रहा हूँ लोगों के अंदर प्रशंसा करने की आदत खत्म हो गई है।
क्रिटिसिज्म बहुत बढ़ गई है। हाँ, प्रशंसा करने लोग वो एक दूसरे के लिए, मैं बताऊं आज भी आपको बता रहा हूँ, भाटिया करके जब मैं पढ़ाता हूँ, भाटिया करके एक लड़का था, जब भी आज से 20-25 साल पहले जब भी कोई मर्सिडीज BMW, ध्रुव का मेरा स्टूडेंट था, कोई भी बड़ी गाड़ी खरीदता था, खरीद के सबसे पहले कोचिंग के सामने लाके खड़ा करता था, सर बैठो। हाँ। तो मैं बोलता था, नाम के साथ बता रहा हूँ, जसप्रीत सिंह भाटिया जी। मैं बोलता था कि यार तू घर ले जाना है तो यहाँ का, मैं नहीं चलाऊंगा इतनी महंगी गाड़ी, सर आप बैठो। मैं हरदम पॉजिटिव सोचता हूँ, शहर का कुछ अच्छा होता है तो मुझे अच्छा लगता है, आप कुछ अच्छा करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, और तुरंत चाहे वो किसी भी लीडर जो मेरे संपर्क में है जी। या कोई भी पत्रकार जो मेरे संपर्क में है, अगर हम 10 लोग बैठे हैं और उसके बारे में प्रशंसा की बात हो रही है, इमीडिएटली फोन लगाता हूँ। अगर फोन उठा लिया तो बात हो रही थी, तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, हाँ, तो तुरंत मैं बताता हूँ कि हाँ हम 10 लोग बैठे हैं, आपके बारे में अच्छी बातें हो रही हैं, अच्छी बातें हो रही, क्योंकि अच्छी बातें लोग नहीं पहुंचना चाहिए। नहीं पता नहीं क्या तकलीफ हो गया है, प्रशंसा सबसे इंपॉर्टेंट और उस महफिल में नेगेटिव बात हुई तुरंत बताते, अरे हाँ, तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहे थे। तो मैं थोड़ा सा हर पार्ट को, मैं ये बताऊं, अभी कई बार मैं रात को सोता हूँ, सवेरे जब सो के उठता हूँ, रात को सोया सवेरे सो के उठता हूँ तो बहुत खुश होता हूँ कि आज फिर जिंदा बच गया, फिर अच्छा कुछ करूंगा, यानी इतने सुंदर तरीके से मैं जीवन को लेता हूँ। हाँ, आँख खुला घर, आज फिर जिंदा बच गया, आज फिर कुछ अच्छा करना है, कुछ बेहतर करना है, क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं। और आप लोग को भी हो सकता है, कोशिश करता हूँ अपने जो बच्चे भी हैं, अभी मेरा जो अगला मिशन है सभी बच्चों को बोलने वाला हूँ इंस्टीट्यूट के, कि हर एक दिन को हम लोग चुन लेते हैं जो 8 किलोमीटर की एरिया के अंदर रहते हैं, उस पर्टिकुलर एक दिन हम लोग कोई भी, मैं भी ना कार से आएंगे ना बाइक से आएंगे, सब लोग साइकिल से आएंगे। अच्छा, ग्रेट। तो कम से कम कुछ नई ऐसी शुरुआत की जाए, हरदम नया सोचने की कोशिश करता हूँ। लेकिन सर आप भारी प्रैक्टिकल हो, लास्ट वाला भारी प्रैक्टिकल हो, ये प्रैक्टिकल कभी कभी आपको भारी पड़ी है? प्रैक्टिकल चाहे वो फंड के मामले में हो, चाहे वो काम के मामले में हो, चाहे वो किसी भी मामले में, प्रैक्टिकल तो हो आप भारी, एकदम सच हकीकत के साथ जीने वाला आदमी हो, ज्यादा लाग लपेट नहीं, ज्यादा सपनों की दुनिया में नहीं रहते हो, तो भारी पड़ता है। लेकिन ना आपको ना यशवंत, अगर आप हरदम एकदम दिल से प्यार से, बाय हार्ट ये बात बोल रहा हूं, अगर आप करेक्ट हो, अगर आप सही हो, अगर आपने सच में गलत नहीं किया है, कहीं भी तनिक भी उसमें कमी नहीं है आपकी, आपके द्वारा जो किए जा रहे हैं काम, तो आपको कोई भी छोड़ दे, आपको तकलीफ नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तकलीफ नहीं होगी, फर्क तो पड़ेगा क्योंकि आप इमोशनल भी हो साथ में, फर्क पड़ेगा, तकलीफ नहीं होगी क्योंकि आपने जिंदगी भर जोड़ा और किसी ने तोड़ा। तो जोड़ने वाला इंसान को तोड़ के कोई अलग हटा, तो जोड़ने वाला उस समय भी सोच रहा है कि भाई वो फिर आएगा तो जुड़ जाऊंगा, तो आप अपने आप में ही प्लस होना, तो अपनी साइन हरदम प्लस लेकर के चलो तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। एक आखिरी सवाल, आप पॉपुलर हो, शहर के वरिष्ठ नहीं बोलना चाहिए, मतलब एक प्रतिष्ठित नागरिक हो, कभी ऐसा हुआ कि कोई पॉलिटिशियन ने कहा कि यार संतोष जी हमारे साथ चलो, हमारी पार्टी में रहो, फ्यूचर ब्राइट है, ऐसे मौके आए होंगे, लोग चाहते हैं कि ऐसे लोगों को साथ रखना चाहिए, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, टिकट के भी ऑफर वगैरह कभी कुछ? कई बार ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ चर्चे, कुछ हल्ला हम भी सुनते हैं। हाँ, कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पढ़ाने के लिए पैदा हुआ, मैं राजनीति में जाने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ, पढ़ाने के लिए पैदा हुआ हूँ। तो ये काम मैं पूरी ईमानदारी से कर सकूं तो भी मैं अपने जीवन की, मतलब ये जो पृथ्वी रूपी रंग मंच है उसमें अपनी कला का खूबसूरत प्रदर्शन कर सका। अगर मान लो आप किसी फिल्म में एक्टर हो, अगर खलनायक के रूप में पैदा हुए तो खलनायक के रूप में अच्छा एक्टिंग किए, बताने की जरूरत ही नहीं है। धुरंधर आप देख लो, हाँ, तो धुरंधर में हीरो भी है, अक्षय खन्ना की तारीफ हो रही है। हाँ, बताने की मैंने नाम नहीं लिया, अक्षय खन्ना की तारीफ हो रही है। हाँ, मतलब जो मेन हीरो जो पूरे टाइम उसमें रहा, रणवीर सिंह, उनको छोड़कर लोग अक्षय खन्ना की उस पार्ट में चले गए। तो अगर पॉलिटिक्स में जा करके कोई गंदा करे, उससे ज्यादा अच्छा है शिक्षा में रह के कोई अच्छा करे या मेडिकल में रह के कोई अच्छा करे। तो कितने भी जो भी लोग बोले, कई बार बोले आगे बढ़ो, कई बार बोले कि इसमें चलो, काफी लोगों ने संपर्क किया, काफी लोग का बुलावा रहा, लेकिन हरदम मुझे ये लगा कि दोनों पार्टी से, कोई एक ही पार्टी से? अब पार्टी तो हमारे दूरी को ढंग से है। ये पार्ट जो है बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। हाँ, हम क्या बोलूं, मैं अकेले में बात करने वाला बात सब पब्लिकली ये बात करने लायक नहीं है। तो यहाँ पर
यही कहूंगा कि मुझे लगता है कि मैं पढ़ाने के लिए पैदा हूँ, कॉमर्स से लेकिन शिक्षा सर के सुनो लिए। ना, ऐसी ना सब बोलते हैं पार्टी से पॉलिटिक्स में जाने से पहले, जिस प्रोफेशन से हो, नहीं यार मैं इसी प्रोफेशन ठीक हूँ, सब ऐसे ही बोलते हैं। फिर ऐसा तो नहीं कि आप भी वैसे ही बोल रहे हो फिर बाद में? नहीं यार भाई, इसको रिकॉर्ड रखना, सब दिखा रहे कि आपने ऐसा बोला था वैसा बोला था, इसको रखे रहना ऑन द रिकॉर्ड। तो ये रही है जी, कि ये हमेशा पड़ा रहेगा, हमेशा हाँ, रहेगा। ये तो ऐसा है, ये तो एक एसेट्स के रूप में रहेगा, बिल्कुल। तो हरदम रहेगा। उस समय आप ये क्वेश्चन करना कि अरे आप तो ऐसा बोले थे, कैसे इधर एंट्री मार दी आप। तो मेरा जो है कॉमर्स एजुकेशन के लिए जो बेस्ट कर सकूं, यानी मैं पहले का डायलॉग था कि कॉमर्स की मसाल लेके मैं चल रहा हूँ, जितने दूर तक मैं चल सकूंगा चलूंगा, उसके आगे कोई थाम ले तो कॉमर्स की मसाल भिलाई में जलाने का काम। भिलाई में कॉमर्स एजुकेशन, आप पुराने लोगों से पूछोगे तो किसी भी रूप में कॉमर्स को मैथ्स और बायोलॉजी के पैरेलल खड़ा करने में, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेरी महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन एक भूमिका जरूर है। कॉमर्स को लोग बहुत वो मानते हैं, बैकवर्ड मानते हैं, ठीक है कुछ नहीं आता तो थर्ड commerce कर लो। कैटेगरी, हाँ। थर्ड कैटेगरी गधा है। इसलिए कॉमर्स कर रहे हैं। हाँ, मेरे को गाँव में बोले यूपी बिहार वाले की बकलोल है, पढ़ने में गधा है करके कॉमर्स लिया है, नहीं तो इंजीनियर बनता, डॉक्टर बनता, तो वो सब उनको आज ये वीडियो देखना चाहिए, देखो। हाँ, अब वो नहीं, अब तो कई लोग ऐसे भी हैं जो मेरी बड़ी बुराइयां करते थे अपने बच्चों को पढ़ने। सेकंड जनरेशन पढ़ा रहा हूँ यशवंत में, सेकंड जनरेशन के बच्चे अब आ रहे हैं, उनकी मदर लोग, फादर लोग उनके लेकर बाप के आ पढ़ा रहे चुके हैं। हैं, हाँ, बेटे। अब मेरा लेकिन एम अभी ये है कि जब तक थर्ड जनरेशन को पढ़ाऊं तब तक, नाती पोते। हाँ, नाती पोतों को। और उस समय भी लगे, कई बार मैं बोल देता हूँ बच्चों को, उनकी मदर लेके आती हैं तो बोल देता हूँ कि तुम्हारी मम्मी मेरे को पढ़ाई है, तो बच्चे पूछने लगते सच में मम्मी? तो ये ऐसा भी होता है कई बार। जी, बड़ा मजेदार रहा सर, शानदार, जबरदस्त, और मजा आ गया। मतलब मुझे लगता है कि इतने खुल के इससे पहले कभी आपने किसी से बात नहीं की होगी। नहीं, ये मेरा पहला आपके साथ में पूरी तरीके से फ्री होके एक घर में, घर के माहौल में, और ऐसा लगा कि मैं ये नहीं लगा कहीं से कि मैं कहीं इंटरव्यू दे रहा हूँ। मुझे लगा कि जनरल एक बातचीत हो रही है, कहने को तो अभी दिल में, अरमान में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। और एक सपना था कि गिनीज बुक में नाम आए, वो सपना पूरा हुआ। इंडिया बुक में नाम आए, वो सपना। लिम्का बुक में नाम दर्ज हो, वो सपना पूरा हुआ। रिकॉर्ड बनाने का बड़ा वो है। तो हाँ, ये है। और बड़ा, अब देखो बड़े अच्छे मैं जो अभी जो कोरोना काल के बाद हमने 37,500 साबुन की लाइन एक बनवाई स्टेडियम में, मुझे स्टेडियम में बना। हाँ, वो कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, सब लोग आए हुए थे, क्योंकि उस समय हाथ धोने का बड़ा हाँ, वो साबुन हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डोनेट कर दिया उस समय 30, वो तुरंत स्टॉल लगा के पूरे साबुन को हमने डोनेट कर दिया। तो हरदम कुछ अच्छा, कुछ नया करने की, क्योंकि आप अच्छा करोगे तो लोग देखेंगे, बिल्कुल लोग देखेंगे तो सीखेंगे। अगर सामने लाइन में खड़ा हुआ इंसान ही अच्छा नहीं करेगा तो फिर पीछे कहाँ से अच्छा होगा जी। तो ये सोच है कि अच्छा कुछ। एक आखिरी चीज, राजनीति के 3 धुरंधर हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इन तीनों के बारे में एक शब्द क्या कहेंगे? एक शब्द मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, बघेल जी के बारे में। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और आपने बड़ा अच्छे तरीके से इसको रखा ताकि ज़्यादा मेरे को परेशानी ना हो। नरेंद्र मोदी जी के बारे में ये कहूँगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एग्रेसिव हैं, डिसीजन लेने की क्षमता है, गलत डिसीजन को भी सही प्रूफ करने में वो सफल होते हैं। यानी जो भी नई चीज़ें हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा देरी नहीं करते। तो उससे युवा वर्ग को ये सीखना है कि कोई भी काम करना है तो सोचने में टाइम बहुत वेस्ट नहीं करना है, तत्काल कर लो, उसको तत्काल करो और मान लो। देखो 100 डिसीजन ले रहे हो तो 10 गलत आए होंगे, 90 सही होंगे। उन 10 जो गलत हुए हैं उसके पीछे भी जी जान लगा के लग जाओ, क्योंकि आपकी सोच तो अच्छी थी ना, बिल्कुल, तो उसके साथ लग जाओ, लग करके अच्छा करो। एक नाम राहुल गांधी जी, तो लोग बोलेंगे भैया आप मोदी के साथ राहुल गांधी नहीं पूछे, तो विपक्ष नेता है उनके बारे में। और सेकंड हम आते हैं भूपेश बघेल जी के। नहीं, राहुल गांधी पहले, फिर छत्तीसगढ़ पे आएंगे। अच्छा, राहुल गांधी जी हाँ। राहुल गांधी जी की सोच जो है कहीं भी बुरी नहीं है, बहुत अच्छी सोच है। उसको वो प्रेजेंट करने का तरीका, या उसको स्टेज में, कई बार क्या होता है कि पिक्चर जो बनाता है, स्टोरी जो लिखता है, डायरेक्टर होता है जी, पीछे जो होते हैं वो राइटर होता है, लेकिन पूरा रोल किसको मिलता है? हीरो को मिलता है। तो राहुल गांधी जी अपनी बातों को बहुत अच्छे से या प्रेजेंटेबल, ये मेरी सोच है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, शायद उसको रखने में कहीं मिस कर जाते हैं। शायद बेहतर तरीके से इन बातों को रखें तो राहुल गांधी एक अच्छे युवा नेता है। बिल्कुल, युवा नेता, एक अच्छे युवा नेता, क्योंकि हम लोग के उसमें बोला जाता है कि 50 से ऊपर हो गया तो बूढ़ा हो गया, अब बच्चा ही कितना है। हम लोग 60 में रिटायरमेंट की उम्र बोली जाती है,
वहाँ पे 60 एकदम जवानों का एज है, युवाओं का योद्धा, पूरे देख लो पूरे देश के अभी भी अपने- लोग बोलते हैं, युवा सम्राट, युवा हृदय के दिलों की धड़कन राहुल गांधी। अभी नहीं, कहीं भी देख लो आप, किसी भी चाहे वो यूएसए की बात हो, हाँ। चाहे रसिया की बात हो, चाहे अपने देश की बात जी। हो, सब युवा नेता ही है, सब युवा हाँ, नेता हैं। सब युवा हैं। जी। और विष्णुदेव साय जी के बारे में। विष्णुदेव साय जी अभी तो 2 ही साल हुआ, मुझे जितना समझ में आता है कि बड़े शांत हैं, सरल। शांत हैं, सरल हैं, चुप रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एज ए चीफ मिनिस्टर वो अच्छा नहीं करेंगे तो किसी का बुरा भी नहीं करेंगे, जितना समझ में आता है। अच्छा नहीं करेंगे लेकिन बुरा भी नहीं करेंगे, जितना जो समझ में आता है तो कर रहे हैं, हाँ, लेकिन उतना बुरा भी नहीं करेंगे। बुरा भी नहीं करेंगे। विष्णुदेव साय जी वो ऐसे हैं, शांत सरल, सब चीज को थोड़ा चिंतन करते हैं। कई बार हो सकता है कि 2 विचार एक साथ ओवरलैप करता होगा। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ जी। इतने बड़े लोगों के बारे में बोलने के लिए, क्योंकि ये लोग कहाँ, मैं तो शून्य हूँ और ये शून्य के आगे के 1 2 3 4 5 कहाँ तक 1000 तक के लोग हैं। लेकिन ठीक है, हम लोग तांत्रिक देश में रहते हैं तो हमारे अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। भूपेश बघेल जी के बारे में एक बात मैं जरूर कहूंगा कि छत्तीसगढ़ को पहले लोग जानते भी नहीं थे ढंग से। हम भारत में कई जगह घूमते थे या कहीं जगह बताते थे कहाँ रहते हो, तो छत्तीसगढ़, अच्छा जहाँ हाँ नक्सली लोग रहते हैं ऐसा। तो भूपेश बघेल जी को छत्तीसगढ़ के रूप में एक पहचान दिलाने में भूपेश बघेल जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगर पूरे देश में छत्तीसगढ़ को लोग पहचानने लगे, छत्तीसगढ़ शब्द से पहचानने लगे, छत्तीसगढ़ के शब्द, अब गुरवा नरवा ऐसे बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्ह। हाँ, तो ये सब जो चीजें, जो शब्द जो छत्तीसगढ़ के मार्केट में बोलते हैं ना कोटेशन, जैसे अमिताभ बच्चन के थे कि लॉक किया जाए, ऐसे ही छत्तीसगढ़ के कुछ शब्द जो पूरे भारत में जाने लगे, चाहे वो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और इधर दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश बिहार तक, तो उसका क्रेडिट भूपेश बघेल जी को जाता है कि छत्तीसगढ़ को भले ठीक है, क्रिटिसिज्म गलत सही वो एक अलग, मैं वो नहीं बता सकता, ना ही मेरी उसकी जानकारी है, लेकिन ये क्रेडिट उनको जाता है। बहुत सही डिप्लोमेसी जवाब दिया आपने। कोई नाराज नहीं हो, सबका साथ सबका विकास। हाँ, ये तो अपना नारा ही है, खुश रहो। हाँ, ये तो अपना नारा ही है, तो उस नारे का तो चलिए, आनंद आ गया सर से बातचीत करके, बड़ा मजा आया। बहुत सारी चीजें, मतलब हो सकता है कि बहुत सारी चीजें और छूट गई हो, फिर कभी और अच्छे से बात करेंगे, लेकिन जितना था उतना मुझे लगता है कि काफी था लोगों को जानने के लिए। संतोष राय सर कौन है? डॉक्टर संतोष राय, DSR जिन्हें कहा जाता है, बहुत क्रिएटिव, बहुत जिंदा दिल इंसान है, और सबसे अच्छी बात बहुत पॉजिटिविटी इंसान है। आपको कभी तनाव हो, कभी परेशान हो, तो कभी 2 मिनट बात कर लीजिएगा या फिर इनके इंस्टीट्यूट जाकर मिल लीजिएगा। मैं दावा कर रहा हूँ कि वो आपका तनाव, वो परेशानी थोड़ी सी दूर हो जाएगी। पूरी भी नहीं हो सकती, थोड़ी सी दूर तो हो ही जाएगी, तो मजा आने वाला है। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।